मार्च 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं P4। तो आइए इस पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो स्टूडेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है, छोड़ दीजिए। बी पार्ट में आइए। तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आपको एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले में कह रहे हैं आपने मास यानी कैपिटल M कैलकुलेट करना है, और ऊपर उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। तो जो इक्वेशन दी हुई है, जो फार्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले उस फार्मूले को देखिए। T² का फार्मूला दिया हुआ है, M कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने M को सब्जेक्ट बना लिया। अब M को सब्जेक्ट बनाने के बाद नोट कीजिए कि 4π² कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली मुझे T² और R³ की वैल्यू चाहिए, ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर आप कोई अपनी मर्ज़ी से पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो इस वाले पॉइंट के लिए जो T² का नंबर है, इस जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, इस T² का जो नंबर है इट इज़ 2.4। पर ये जो 2.4 नंबर है, इसके साथ वाई एक्सिस पे देखिए कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है नहीं, यूनिट दी हुई है ईयर स्क्वायर। तो ज़ाहिर सी बात इस ईयर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड स्क्वायर में। तो आप जानते हैं ईयर को कभी भी सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो ईच ईयर आप जानते हो 365 डेज़ होते हैं, ईच डे में 24 आवर्स, ईच आवर में 3600 सेकेंड। तो आप इसको इस तरह से सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, इसी पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे आ जाए तो R³ बता देगा। और ये जो R³ है, इस R³ की वैल्यू 1.2 है। फिर एक्सपोनेंट नोट करें, एक्सपोनेंट 34 है। फिर यूनिट चेक करें, यूनिट मीटर क्यूब है। अगर किलोमीटर क्यूब होती तो जाहिर सी बात है मैं किलो को हटाता, मीटर क्यूब है इसलिए मुझे कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो T² की वैल्यू भी मैंने ग्राफ से उठा ली, उसके बाद R³ की वैल्यू ग्राफ से उठा ली। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से M का रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक। और अभी मैं जैसे ही पेपर कंप्लीट करूँगा तो आपको ये पूरा सॉल्व पेपर भी दूंगा, उसमें सारे के सारे नंबर सब्स्टिट्यूट करके PDF फाइल के ऊपर मैंने सॉल्व किया है। तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन के C और पार्ट और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं सारे पुराने पार्ट हैं, हम लोग रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 थर्मल फिजिक्स आइडियल गैस की बात शुरू करता है। इस आइडियल गैस वाले क्वेश्चन में जो मुश्किल चीज़ है उसको मैं सॉल्व करना चाहूँगा। PV = NKT, आप n कैलकुलेट कर लेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना हो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फार्मूला लगवाता हूँ, √3kT/m। टेम्परेचर गिवन है, m की वैल्यू 40U है और u दिया हुआ हो तो उसको आप पहले कन्वर्ट करोगे kg में। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट में जब आप आते हैं तो इस वाले पार्ट के अंदर कह रहे हैं, और टेम्परेचर मस्ट बी कैल्विन, ऊपर वाले टेम्परेचर को भी मस्ट बी, इट शुड बी कैल्विन, ठीक है ना। तो 21 है, इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं RMS स्पीड। RMS स्पीड अभी आपने ऊपर फार्मूले में देखा कि √3kT/m। तो √3kT/m वाले फार्मूले में, ठीक है जनाब, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज ला रहा है, 3 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। सेम गैस को स्टडी कर रहे हो, मास भी कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक। तो अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फार्मूले का आपको मतलब दो टेम्परेचर्स के ऊपर रेशो कैलकुलेट करना है, तो रेशो कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर्स का रेशो ले लूँगा, क्योंकि RMS स्पीड टेम्परेचर के अंडर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिएगा ओरिजिनल RMS स्पीड, तो ओरिजिनल RMS स्पीड के लिए जो गैस का टेम्परेचर पहले था वो टेम्परेचर था 21। उस 21 वाले टेम्परेचर को भी आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड करोगे, और 21 में इंक्रीज बाय 84 बाय, तो 84 और ऐड कर दोगे तो वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों केल्विन वाले टेम्परेचर का रेशो निकालोगे तो ये आपको RMS स्पीड का रेशो बता दो। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर किसी मटेरियल को हीट किया जा रहा है, और जब उसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने में टेम्परेचर पूछ रहे हैं, बताइए कितने टेम्परेचर के ऊपर मेल्टिंग हो रही है, कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग हो रही है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग आप समझते हैं कि इस जगह पर जनाब मेल्टिंग हो रही होगी और इस वाले टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग हो रही होगी। तो मेल्टिंग उसने पूछी है, तो मेल्टिंग हो रही है जनाब -100 सेल्सियस पर, ठीक है ना, -100 सेल्सियस के ऊपर मेल्टिंग हो रही है।
ये वाला पार्ट भी आराम से सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन में वाला पेपर अभी मैं आपको दूंगा PDF फॉर्म में। अलबत्ता जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें क्या हो रहा है, तो ज़रा इसके अंदर ज़रा बात को समझिएगा। कहते हैं जनाब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में CM थीटा, ठीक है जनाब, अगर मैं थीटा का रिलेशन चेक करना चाहूँ बाकी क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है जनाब, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि थीटा और सी दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थीटा और सी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थीटा का मतलब है टेम्परेचर चेंज उन्होंने रखा हुआ वाई एक्सिस के ऊपर। ये तो वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर का चेंज रखा हुआ है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं, यानी जो मटेरियल है उसको सेम रेट से हीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसको हीट सेम सप्लाई कर रहे हैं, मास सेम है। थीटा और सी की बात करना चाह रहे हैं तो गौर कीजिएगा कि इस वाले पोर्शन में अगर हम देखें पी वाले पोर्शन में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो स्लो रेट से हो रहा है, नहीं सॉरी फास्टर रेट से हो रहा है। इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है और पी वाले का ग्रेडियंट ज़्यादा है और क्यू वाले का ग्रेडियंट इसके कंपैरेटिवली कम है, ठीक। तो जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा है, और जिसका टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा है, और याद रहे ये मेल्टिंग हुई है तो मेल्टिंग का मतलब ये इस वक्त लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पर अगर ये बॉइलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी गैसियस स्टेट है, ठीक। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, लिक्विड स्टेट के ऊपर ग्रेडियंट ज़्यादा है, लिक्विड स्टेट पे ग्रेडियंट ज़्यादा है। अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है लिक्विड स्टेट पर तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। लिक्विड का ग्राफ पी पर है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक। और जब मैं ग्राफ क्यू पर पहुंच गया तो ग्राफ क्यू के ऊपर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जनाब। तो ऑब्वियसली उसके लिए सी की वैल्यू जो होगी वो लार्ज वैल्यू होगी, ठीक। तो इस वाले ग्राफ के अंदर वो ये वाली बात पूछ रहे हैं कि सेक्शन पी और सेक्शन क्यू इन दोनों में ग्राफ का जो ग्रेडियंट है तो बता रहे हैं जनाब कि सजेस्ट व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द फैक्ट दैट सेक्शन क्यू ऑन द ग्राफ इज़ लेस स्टीप। ये लेस स्टीप है सर, ये अगर ये लेस स्टीप है तो लेस स्टीप का मतलब क्या हुआ सर? लेस स्टीप का मतलब ये हुआ कि जो गैस होती है तो गैस की, यानी अब मैं आपको एक और ऐसी बात समझाने के लिए बता रहा हूँ, पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 है, आइस की स्पेसिफिक हीट 2100 है। तो आप देख लीजिए मटेरियल दोनों H2O, ये भी H2O है, ये भी जाहिर सी बात है H2O है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि जब H2O लिक्विड स्टेट पर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और जब ये सॉलिड स्टेट पर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो इसी तरह याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है गैसियस स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये वाली बात बेटा मैं लिख रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ ग्रेटर इन gaseous state as compared to liquid, ठीक है ना। तो लिक्विड स्टेट के ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर का चेंज कम होगा, और टेम्परेचर का चेंज कम होगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो लेस स्टीप होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट हमें AS फिज़िक्स के अंदर डिफॉर्मेशन वाले चैप्टर की याद दिला देगा। इसके अंदर कह रहे हैं जनाब कि एक स्प्रिंग है, जब ये स्प्रिंग बिल्कुल अनस्ट्रेच था तो इसकी लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है जनाब। उसके बाद स्प्रिंग का कांस्टेंट बता दिया है, ये हमारे लिए K बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं इस स्प्रिंग को जब इन्होंने खींचा तो व्हेन द ट्रॉली इज़ इन इक्विलिब्रियम, खींच के ट्रॉली को इक्विलिब्रियम में लेकर आए तो उसकी लेंथ है इस वक्त 18 सेंटीमीटर इस वक्त इसकी लेंथ हो चुकी है, ठीक है जनाब।
अच्छा जी, द ट्रॉली इज़ डिस्प्लेस्ड 4.8 सेंटीमीटर टू वन साइड, एक साइड के ऊपर और वन साइड आपने इसको क्या कर दिया, खींच दिया। तो ज़रा गौर से देखिएगा, जो स्प्रिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेफ़्ट वाला स्प्रिंग है, ये 12 का था, ये फॉर एग्ज़ाम्पल राइट वाला स्प्रिंग है, जब भी ये भी शुरू में 12 का था, जब बिल्कुल अनस्ट्रेच था, ठीक। लेकिन अब इसको स्ट्रेच किया गया, जब इसको स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, तो खींच के ये 18 पर आ गया और खींच के ये भी 18 पर आ गया। अच्छा, फिर 18 के अंदर ये 4.8 वन साइड पे लेके गए, फॉर एग्जांपल इसको 4.8 राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। जब इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं ना, तो 12 प्लस 18 12 प्लस 18 का मतलब कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक्सटेंशन अभी हुई भी है ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन इसमें और हो गई है। तो जब 4.8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन और हो गई, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई, टोटल इसकी लेंथ हो गई 22.8। और इस 22.8 में से अगर खाली एक्सटेंशन पूछूं, तो जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन होगी ना जनाब, वो एक्सटेंशन हो जाएगी 10.8 सेंटीमीटर की। दोबारा सुनिएगा, इस स्प्रिंग की लेंथ ओरिजिनल 12 थी, जब ट्रॉली के साथ इसको बांध के इक्विलिब्रियम में लेकर आए तो लेंथ हो गई 18, यानी 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर राइट साइड के ऊपर 4.8 और खींच दिया उसको, तो टोटल लेंथ 22.8 हो गई। लेकिन जो टोटल एक्सटेंशन है उसके निकालने के लिए बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ में से माइनस कर दिया, तो टोटल एक्सटेंशन जो माना रहेगा ना इसका, इट विल बी 10.8 सेंटीमीटर। ये फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वाले स्प्रिंग नंबर 1 का हो गया। अब स्प्रिंग नंबर 2 पर आइए। स्प्रिंग नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है जनाब, ये 12 था, 18 पे लेकर आए, लेकिन जब इसको राइट साइड पे लेके गए ना 4.8, तो वो 4.8 इसमें से कम हो गया, क्योंकि इसने उसको कंप्रेस कर दिया। और जब इसने इसको कंप्रेस कर दिया, तो 18 में से अगर मैं माइनस करा दूँ 4.8, तो जनाब ये नंबर बन जाएगा 13.2। ठीक है, कैलकुलेटर में डाले 13.2 बन गया। ठीक है जी, 13.2 बन गया। तो 13.2 जो है ना, 13.2 इस वक्त इसकी टोटल लेंथ हो चुकी है। ठीक है ना, 12 ओरिजिनल लेंथ थी, खींच के 18 पे चला गया, लेकिन 4.8 वापस आ गया क्योंकि वो इस तरफ कंप्रेस हुआ है। ठीक है जनाब, तो वो माइनस करके 13.2 आ गया। इस 13.2 में से इस ओरिजिनल लेंथ को मैं माइनस करा रहा हूँ, जैसा कि मैंने इस तरफ काम किया हुआ है, बिल्कुल वो इसी पैटर्न पे जाना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो एक्सटेंशन है ना जनाब, इसकी वो एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ 1.2 सेंटीमीटर है। तो दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन 10.8 है, दूसरे स्प्रिंग की एक्सटेंशन 10.8 और 1.2 हो गई। अब इन दोनों एक्सटेंशन को लेकर फोर्स कैलकुलेट करा रहा हूँ। तो सर फोर्स का फार्मूला होता है F = KE। सर फोर्स का फार्मूला होता है F = KE। दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 8 है और वो 8 न्यूटन इंटू मीटर है। अगर वो मीटर में तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर है, इसको भी बेटा मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इधर आ जाइए दूसरे स्प्रिंग के लिए, 10.8 स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट 8 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 8 है, एक्सटेंशन 1.2 है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, -2 से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये दो फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये जो फोर्स नंबर 1 आ रही है, ये फोर्स नंबर 1 आ रही है जनाब 0.096 और फोर्स नंबर 2 आ रही है जनाब 0.864। 0. मैं कैलकुलेटर में गलती कर रहा हूँ, मैंने इसका नंबर इसमें डाल दिया, इसका नंबर इसमें डाल दिया, सॉरी भाई। ठीक, अच्छा जी, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कराया है तो आ रहा है 0.864 और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ रहा है 0.096। ठीक है जी, मैं कैलकुलेटर में उल्टा सीधा हो गया मुझसे। अच्छा जी, दो फोर्सेज आ गए। अभी जो दोनों फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी या अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, ये भी एक मसला बाकी है। क्या मतलब, ये जो ट्रॉली है बीच में, ये जो बीच में ट्रॉली है, ठीक है जनाब, इस ट्रॉली को जब आप एक साइड पे खींच के ले गए तो दोनों तरफ, अभी आप नोट कीजिएगा, एक्सटेंशन दोनों तरफ है। इधर एक्सटेंशन कम था, इधर एक्सटेंशन 10.8 था, इधर एक्सटेंशन 1.2 है, दोनों तरफ एक्सटेंशन अभी भी है। और अब दोनों तरफ एक्सटेंशन अभी भी है, तो ये वाली जो फोर्स होगी ना, इस तरफ वाली फोर्स भी इसको इस तरफ खींच रही होगी, यानी टेंशन इस तरफ खींच रही होगी, और ये वाली फोर्स भी इसको इस तरफ टेंशन खींच रही होगी। तो फोर्स नंबर 1 इधर खींच रही है, फोर्स नंबर 2 इधर खींच रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस करा दें। और नेट फोर्स के लिए जब बेटा माइनस कराओगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कराओगे, तो ये आपको मिल जाएगी नेट फोर्स।
और नेट फोर्स का रिज़ल्ट आएगा जनाब 0.77 न्यूटन, जो कि उसने शो दैट करने के लिए कहा है, शो दैट करने के लिए कहा है। ठीक है जनाब, तो ये पार्ट सॉल्व करना वाकई बहुत मुश्किल काम था मेरे अपने ख़्याल में। और इस क्वेश्चन में जब आपने नेट फोर्स निकाल ली तो ये नेट फोर्स ट्रॉली के मास पर लग रही है, और जब ट्रॉली के मास पर लग रही है तो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो सर फोर्स होती है ma। ठीक, अब आपके पास फोर्स मौजूद है और एक्सेलरेशन ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा जनाब कैलकुलेटर में, ये आ रहा है कि 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन के बाद फिर पूछ रहे हैं टाइम पीरियड बताएं। तो एक्सेलरेशन पता हो और कोई ऑब्जेक्ट SHM कर रहा तो हमारे पास फार्मूला होता है A=ω²x। एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, 3.1 है। ओमेगा की जगह 2π/T डालूंगा क्योंकि इसने टाइम पूछा है। अब चाहिए x। ठीक है, अच्छा अब आप और कीजिएगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। आपको याद है अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो तो एम्पलीट्यूड लेते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो तो एम्पलीट्यूड लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड इसमें से कौन सा वाला एम्पलीट्यूड होगा? तो एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कराया मैक्सिमम। मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट को मीन, ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए ट्रॉली है, ट्रॉली को कितना डिस्प्लेस कराया है? सर ट्रॉली को आपने डिस्प्लेस कराया था 4.8, तो ये 4.8 सेंटीमीटर एक साइड पे मूव करा के रिलीज़ कराया, एक साइड पे खींच के रिलीज़ कराया। तो दिस 4.8 सेंटीमीटर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रॉली। तो 4.8 सेंटीमीटर है, इसको भी बेटा मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर में। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो टाइम का रिजल्ट आएगा 0.78, रिजल्ट आएगा जनाब 0.78। ठीक है जी। अच्छा और आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछ रहे हैं? सर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए अगर आप इस तरह से सोचें कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम का बॉब हो और इस पेंडुलम के बॉब को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ, इसको स्मॉल एम्पलीट्यूड दिया है और स्मॉल एम्पलीट्यूड में मैं इसको नोट करूँ, जाकर वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा। और इसी पेंडुलम की लेंथ को चेंज नहीं कीजिएगा, कलर चेंज करके मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया और ये जाकर वापस आएगा। तो पहले इस बात पे गौर करें कि जब वो ब्लू वाली मैंने डायग्राम बनाई है उसका एम्पलीट्यूड छोटा है, तो छोटे एम्पलीट्यूड पर जब मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो उसमें जितना टाइम लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकेंड लग रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप बड़ा एम्पलीट्यूड से भी इसको रिलीज़ करेंगे ना, टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही आएगा। तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। और अगर आप अच्छे बच्चे तो हम स्टूडेंट से कहते हैं भाई 2 फार्मूले याद कर लें, एक पेंडुलम के लिए और एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए। इन दोनों फार्मूले में भी अगर हम देखें, ठीक है जनाब, तो एम्पलीट्यूड कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। एम्पलीट्यूड से या डिस्प्लेसमेंट से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जनाब, तो टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पहले वाले पार्ट में 4.8 थी, अगर इसको 2.4 कर देंगे तो 2.4 करने से टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जनाब, तो पहली बात तो मैंने लिखा नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक, और आप लिख दें टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट is independent of amplitude। ठीक है जनाब, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए टाइम के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये वाली जो शीट x है, ये शीट x नॉर्मल शीट है, लेकिन इसी शीट x के अंदर को इन्होंने शीट y से इस शेप के अंदर कट कर दिया है। ठीक है ना, और जब कट कर दिया है तो कह रहे हैं कि बताइए कि ये जो EMF का ग्राफ दिया हुआ है, इस EMF के ग्राफ में, ठीक है जनाब,
द ग्राफ इन फिगर 9.2 shows the variation with time t of the displacement s of each copper sheet। जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जनाब, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है कि जब ये इसके अंदर ऑसिलेशन कर रही होगी रॉड, तो इसके ऑसिलेशन करने से, ठीक है जनाब, आपको ये वाली बात पता होगी कि जब कोई प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करती है तो ऑसिलेशन करने से वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगी। सर जब मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगी ऑसिलेशन से तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, करंट पैदा हो जाएगा। तो जो शीट के अंदर करंट पैदा होता है ना, उस शीट के अंदर पैदा होने वाला करंट क्या कहलाता है? एडी करंट कहलाता है, ठीक है जनाब। ये शीट मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑसिलेशन करेगी तो इसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाएगा। जब एडी करंट पैदा होगा तो आपको पता होगा एडी करंट इस तरह प्रोड्यूस होता है कि वो एडी करंट हमेशा, ठीक है जनाब, लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली एडी करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा, तो उसकी मूवमेंट को अपोज किया जाएगा। और जब मूवमेंट अपोज हो रही होगी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से, तो आप देखिएगा कि जो मूवमेंट है वो अपोज हो रही है। तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट आप गौर कीजिएगा बड़े डिस्प्लेसमेंट है शुरू में, मतलब किसी एक प्लेट के लिए डिस्प्लेसमेंट बड़े और किसी दूसरे जो प्लेट है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट छोटे। तो एक के लिए डिस्प्लेसमेंट बड़े, एक के लिए डिस्प्लेसमेंट छोटे हो रहे हैं। और ये बता भी रहा है, स्टेट द नेम ऑफ फिनोमेना ग्रेजुअली रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो रहा हो डैश लाइन का, तो आपको याद होगा इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो डैम्पिंग हो रही है, ठीक है ना, एक के अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और फिर एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं कि डिड्यूस विच कॉपर शीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। कौन सी कॉपर शीट है जिसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है? तो आप ज़रा इस वाली बात को याद करें कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के साथ, ठीक है। और इस फ्लक्स लिंकेज में जहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, तो बताइए जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइनें कट करेगा, मैग्नेटिक लाइनें ज़्यादा कट करेगा, उसमें ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी। जब उसमें ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी, जब ईएमएफ उसमें ज़्यादा पैदा होगी, तो ईएमएफ ज़्यादा पैदा होने पे लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट अपोजिशन भी ज़्यादा मिलेगी, उसके अगेंस्ट अपोजिशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो पता ये चला जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना, सरफेस एरिया देखिए किसका ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया सर एक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है। एक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि वो अंदर से कटी भी नहीं है ना बेटा, तो उसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो सर जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें ईएमएफ ज़्यादा आएगी। ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी तो लेंज़ेस लॉ के अगेंस्ट, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी, और जब अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत जल्दी छोटा होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये जो डैश लाइन है ना, ये प्लेट एक्स के लिए है, शीट एक्स के लिए है। शीट एक्स में एरिया ज़्यादा है, मैग्नेटिक लाइनें ज़्यादा कट कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ एडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी, जिसको ज़्यादा अपोजिशन मिलेगी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होने लगेगा, उसमें डैम्पिंग ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन नंबर 10 में ग्राफ स्केच करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको पता होगा ये वाला नंबर पीक वैल्यू होती है। इस पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 320 को अगर अपॉन √2 कर दें तो ज़ाहिर सी बात है ये आपको क्या बता देगा? आरएमएस वैल्यू बता देगा जो 226 आ रही है, उसको 230 मैंने ले लिया। उसके बाद आपको याद होगा कि साइन थीटा के अंदर होता है 2π/ft, और 2π/ft कह लें या 2π/T कह लें, तो 2π/T, ठीक है ना। तो ये जो 2π/T है ये आपको 100f के बराबर नज़र आ रहा है, और इसमें से जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे ना तो टाइम का रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 20 मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड में नहीं लिख रहे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी से ये वाला जो नंबर होता है ये 2π/ft होता है ना, तो 2π/ft कह लें, ω/t कह लें, तो उसमें से आप टाइम पीरियड निकाल लें, टाइम पीरियड आ गया 20 मिली सेकेंड। अच्छा, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सिंबल लगा हुआ है आप जानते हैं कि इस सिंबल को डायोड कहते हैं, और अगर सिंगल डायोड लगा हुआ हो तो मैंने आपको पढ़ाया है सिंगल डायोड से होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को लेकर वो कह रहे हैं, और फिर एक और बात कह रहे हैं कि स्मूथिंग करनी है,
स्मूथिंग करनी है तो सर इसके साथ ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के साथ आप पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें, बाहर लगा दें अंदर लगा दें, पैरेलल में लगा दें। रजिस्टर के साथ आप पैरेलल में क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, तो स्मूथिंग कर देगा। तो स्मूथिंग वाली बात भी मैंने कर दी। अलबत्ता अब आपसे ये पूछना चाह रहा है इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अभी मैंने ऊपर इसका टाइम पीरियड निकाला है, इट इज़ 20 मिली सेकेंड, क्योंकि ये भी सारा मिली सेकेंड में दिया हुआ है। तो एक बात तो पक्की है कि इसका एक साइकिल इसके अंदर कंप्लीट होगा, ठीक, एक साइकिल इसमें कंप्लीट होगा। एक साइकिल को कंप्लीट करने में पीक वैल्यू बताइए कितनी निकाली है हम लोगों ने, तो पीक वैल्यू निकाली हुई है 230, ठीक है ना। पीक वैल्यू है 230, सॉरी 230 नहीं है, 230 तो RMS वैल्यू, पीक वैल्यू इसकी 320 पीक वैल्यू है। तो 320 इसमें देखिए कहाँ पर आ रहा है 320, तो ये 300 ये रहा, ये आ रहा है जी 320, ठीक, 320 ये आ रहा है। तो 320 तक इसको यूँ बनाएंगे, और क्योंकि हाफ वेव है तो हाफ वेव के अंदर ये वाला पोर्शन रिवर्स बाइज हो जाता है और पास नहीं करवा पाता, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप इसको देखिए तो ये 320, उसके बाद फिर ये हाफ वेव है तो इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ होता है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक ग्राफ है। एक्सरे की सारी मैं थ्योरी आपको समझा चुका हूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ वगैरह वगैरह। ग्राफ के अंदर ज़रा मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, ग्राफ के अंदर क्या कहानी हो रही है, ज़रा ग्राफ के अंदर समझिएगा। एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया होता है लीनियर एटीन्यूएशन वाला टॉपिक। एटीन्यूएशन का फार्मूला हम आपको यूँ पढ़ाते हैं कि I इज़ इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स, ये फार्मूला था हमारे पास। इस फार्मूले में I/I0 इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल भी यूँ करके लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में ग्राफ देखिए उसने किस चीज़ का दिया है, इसने ग्राफ दिया है ln I/I0 का, ln I/I0 का ग्राफ दिया है। तो अगर इसने ln I/I0 का ग्राफ दे दिया है तो इस इक्वेशन में अगर मैं बोथ साइड्स पे ln अप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा ln I/I0, और राइट साइड के ऊपर ln से e कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा म्यू एक्स, ठीक है ना, म्यू एक्स बाकी बचेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर उसने एक्स ही रखा हुआ। तो अब अगर गौर किया जाए तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है वाई एक्सिस इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट एक्स। तो एक्स एक्सिस के ऊपर थिकनेस यानी एक्स, वाई एक्सिस के ऊपर ln वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लिया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट निकाल के आपको म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में म्यू कैलकुलेट करना है, तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए 1.00 वाला ले लें और दूसरा पॉइंट इसी ग्राफ के ऊपर आप लेकर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ग्रेडियंट मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा। अच्छा जी, अब आ रही है इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा जब आपने ग्रेडियंट से म्यू निकाल लिया तो उसके नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा। कह रहे हैं आप डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ टिश्यूज़। तो थिकनेस ऑफ टिश्यूज़ का मतलब होता है एक्स मालूम करना, और जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है टू 5% पर आ गई है। तो इट इज़ एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी एंड इट इज़ रिड्यूस टू 5%, ठीक। एक्स आपने कैलकुलेट करना है, म्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो जो आपके पास फार्मूला है इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना, जहाँ लिखा हुआ है I/I0, इस I/I0 की जगह 5% हटा के 100 से डिवाइड कर दिया, ई माइनस म्यू की वैल्यू 0.21 है, एक्स आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के फ़ौरन बाद कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको भेजूँगा PDF पे, तो उसमें सारी कैलकुलेशन प्रॉपर वे में की हुई है। लास्ट क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस डीके, रैंडम डीके, ये सारा थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर जो कैलकुलेशन वर्क है मैं उसके ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी एक्टिविटी की वैल्यू बता दी है और उसका उन्होंने मास बता दिया, ठीक। तो जब कभी एक्टिविटी की वैल्यू बता दें और मास बता दें तो मैंने हमेशा इस तरह की बोलता हूँ, यहाँ 2 कॉलम बना लें और इस तरह के 2 कॉलम बनाकर आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है। इन्होंने क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, तो ये मास दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास 90 होगा। तो आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट पता है, तो सबसे पहले आप निकालोगे n, और जब n आ जाएगा तो n को यहाँ ला के रखोगे,
एक्टिविटी भी दी हुई है 5.2 मेगा बैकग्राउंड, मेगा एक्सपोनेंट 6 मारिएगा तो ये आपको लैम्डा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है जनाब। तो इस पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं, जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे उन बच्चों के पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। थैंक यू।